मैं ये जानना चाहता हूँ, 2-3 स्पेसिफिक क्वेश्चंस मेरे हैं। एक तो हमारी खेती पर आपने बताया इस पर इसका असर पड़ेगा। खेती पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि कृषि मंत्री जो यूएस की हैं, उन्होंने तो ट्वीट कर दिया है और उन्होंने ट्वीट करके बता दिया कि भैया हम लोग खेती के क्षेत्र में क्या-क्या करने वाले हैं और हम उन्होंने धन्यवाद भी कर दिया है वहाँ के ट्रंप साहब को कि ट्रंप ने तो भई कमाल कर दिए। ठीक है, लेकिन भारत में भी एक कृषि मंत्री तो हैं। ये नहीं, ये दूसरा आ गया ये तो। भारत में भी तो एक कृषि मंत्री है ना सर, उनका कोई अता-पता ही नहीं है। तो खेती पर क्या असर पड़ेगा? दूसरा आपने बताया डेयरी, डेयरी का भी थोड़ा-सा विस्तार से बता दीजिए। और तीसरा आईटी सेक्टर की नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा? और टेक्नोलॉजी का भी शब्द प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब क्या वहाँ से अब मोबाइल फ़ोन्स, ऑटोमोबाइल्स और लैपटॉप वगैरह ये सब भी हम लोग लेके आ सकते हैं? इसके लिए भी बाज़ार खुल गया क्या? ये थोड़ा-सा बता दीजिए। इस पे भी ज़ीरो टैरिफ लगेगा? हाँ, इसमें आप देखिए, पहले ट्रंप ने यह कहा था कि हम पे जितनी ड्यूटी लगाएंगे उसकी हम 50% आप पे लगाएंगे। तो हमको बोलता था कि हम 100% आप लगाते हो तो मैं 50% से शुरू होता हूं। अब उसने तो 18% आप पे लगा दिया, आपको आपने तो जीरो लगा दिए। तो आप भी तो बोलते कि जितने आप लगाओगे उतना हम लगाएंगे, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है वो करने की। अभी एग्रीकल्चर में आप देखिए तो इनको डेलिबरेटली इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से आप उनको पूछे तो खत्म हो गए। आपने धीरे से क्या करा, पहले फर्टिलाइजर में फंदे डाल दिए, फर्टिलाइजर आपको मिलने नहीं लगा, फर्टिलाइजर आपने महंगा कर दिया। और सबसे जो दिक्कत वाली बात है कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं बढ़ पाएगा जब तक आप उनको महंगी बिजली और महंगा ट्रांसपोर्ट दे रहे हो। आप देखिए कि पूरे आप एशिया खंड में ही सिर्फ गिन लो तो रशिया आपको 4 रुपया पर यूनिट बिजली दे रहा है, चाइना आपको 5 रुपया 10 पैसा या 20 पैसा दे रहा है, मलेशिया वियतनाम भी सस्ता दे रहे हैं, आप ही सबसे महंगे हो कि 8 रुपया 20 पैसा दे रहे हो। 200 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट जो आपका 4 या 5 घंटे में निकल जाता है चाइना में और दूसरी कंट्रीज में, वो आपका कम से कम 3 दिन लगाता है। क्योंकि न तो आपके हाईवे पे किसी लोकल पुलिस का कंट्रोल है, हर जगह पे आपको टोल नाके लगते हैं, आपके चेक पोस्ट लगते हैं, और वहां पे जो डिले होता है, करप्शन होता है, ये कॉस्ट ऐड करता है। तो जब तक आप आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं करोगे, आप कहीं पर भी जो बाहर जाके उनको पूछिए कि उन्होंने कभी किसी गाड़ी को हाईवे पे पुलिस को खड़ा करते हुए देखा है, वो इंडिया के सिवा आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये मैटर ऑफ बिलीफ होता है। और अभी जो आपने बजट में चैप्टर 16 में जो आपने डिक्लेयर किया है कि अभी हम लोग आपका बचाव नहीं करेंगे, आप अपने आप को अमेरिकन क्वालिटी से बराबर करने की कोशिश करो। वो किस तरह से करेंगे जब आपकी बिजली है और फैक्ट्री महंगा है? मतलब अभी ये अपने से जिम्मेदारी से भी छटकना चाहते हैं। हमने लॉज रिलैक्स कर दिए, आप क्या इंपोर्ट करते हो क्या एक्सपोर्ट करते हो सेल्फ डिक्लेरेशन में होगा। तो इससे तो आप देख ही रहे हो कि आपने जब भी रिलैक्स करा है तभी तभी स्कैमर्स आ जाते हैं, फ्रॉड करने वाले आ जाते हैं, क्योंकि आपकी सिस्टम ढंग से चल नहीं रही है। और जो पकड़े जाते हैं वो तो वही फिर उनके ऊपर केस होता है जिनका सेटलमेंट नहीं होता है। तो मैं नहीं समझता हूं कि इतना इजीली होगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही पहले पूरा कोलैप्स है। अभी ये सब करने के लिए आपको पहले तो चाहिए कि बच्चों को आप ट्रेन कैसे करोगे। आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू करी थी, उसकी क्या हालत हो गई? कुछ नहीं हुआ। वहां से उसमें भी आपको पता बहुत बड़ा स्कैम चल गया। वो 41% उसके अंदर पैसे मिसयूज हो गए, आपने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसको आपने नाम बदल के बोल दिया अभी हम लोग कौशल में। अभी आईआईटी की जो कैपेसिटी है वो 25 लाख की आपने डिक्लेयर करी थी, 15,000 आपकी जो आईटीआईज हैं उसमें से 3,000 प्राइवेट है, बाकी की 3,000 गवर्नमेंट की है, बाकी प्राइवेट है। अब उसमें 25 लाख की जो आपने कैपेसिटी डिक्लेयर करी थी कि 2 करोड़ लोग उसमें ट्रेन होंगे, उसमें आज भी उसकी कैपेसिटी 10.5 लाख से ज्यादा परसेंट से ज्यादा भरी नहीं जा रही। इसका मतलब यह है कि बच्चों को यह पता है कि आप जो आईटीआई में ट्रेड सीखते हो उसका ट्रेड का आगे कोई उपयोग ही नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री तो आज एआई पे आ रही है, मॉडर्न मशीनरीज आ रही हैं। तो मशीनरी में भी आप मार खाओगे। अमेरिका से आप 0% इंपोर्ट करते हो तो फिर आपका मेक इन इंडिया का क्या होगा, स्टार्टअप इंडिया का क्या होगा? मतलब कोई डिसीजन क्लियर नहीं है। लेकिन इतनी कंफ्यूज स्टेटस में इन लोगों ने बजट डिक्लेयर करके बताया। अब इनके पास वो दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो अभी ये बजट लेके गए 2047 तक। आपका भला हो जाएगा 2047 तक। अभी आप चुप बैठ के देखते रहिए क्या हो रहा है। जी राइट। तो खेती का आप बता रहे थे, वो जो अगर वहां से हमारे यहाँ कह रहे हैं कि मक्का भी आ जाएगी, सोयाबीन के लिए भी बाजार खुल जाएगा, और तो गेहूं के लिए भी अगर खुल जाएगा तो क्या असर होगा गिरीश भाई?
नहीं, एक तो देखिए उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड के अपने जो सीड्स हैं वो, क्योंकि वो बिल गेट्स है जो पूरी दुनिया पे एग्रीकल्चर में राज कर रहा है। बिल गेट्स कब से हिंदुस्तान के पीछे पड़ा हुआ है कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का उपयोग करें। अब वो जो किसान है वो जानते हैं कि ये सबसे यूजलेस है, इसको आप रिफेब्रिश नहीं कर सकते हो। तो आपने कॉटन में देख लिया था, कॉटन में भी आपका प्रोजेक्ट उसमें फेल हो गया। तो अभी अगर आप ये बोलते हो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड लाके हम लोग बहुत बड़ा वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करके बड़ा बल्क में प्रोड्यूस करेंगे, तो आप तो वैसे एग्रीकल्चर स्टेट हो। आज भी 45% एम्प्लॉयमेंट और 50% जीडीपी आपका एग्रीकल्चर पे चलता है। तो आपने ये गलतियां करी कि आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करके आपने 15-16 लाख करोड़ जो आपने मित्रों का माफ करा, वही अगर आपने किसानों का कर दिया होता, और किसानों को आप देखिए, कई बार मैंने कई प्लेटफॉर्म पे बोला है कि कई जगह पे फॉरेन में, ऑस्ट्रेलिया में फार्मर की लैंड अगर उसको पर्पस चेंज करना है तो वो लीज पे दे सकता है। अब लीज पे आप देखिएगा, अगर वो 10 एकड़ का मालिक है और उसने 2 एकड़ किसी फैक्ट्री को दे दिए तो उसका लीज रेंटल उसको आ रहा है, तो आराम से किसानी भी कर सकता है और उसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होता है। आपने कंपनियों को बोल दिया ऐसा नहीं होगा, आपने कलेक्टर को पावर दे दिए, उसने एग्रीकल्चर से एनए कर दिया, वही 10,000 की जमीन 1 करोड़ की हो गई, 80 लाख रुपया उस कंपनी वाले ने बैंक से ले लिया, और अभी आपका कबाड़ा है कि आपको हर बैंक से पैसा माफ करना पड़ रहा है क्योंकि एनपीएस हो गए, उनका वर्थिटी वो नहीं था। तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो आई उनको वो एप्रिसिएशन में ये था। उसका रीजन एक ही था कि जो मिनिस्ट्री के अंदर आपने टाउन प्लानिंग बनाई है वो सिर्फ आपको और आपके भतीजे भांजों को पता होता है, तो पहले ही जाके वो एरिया ले लेते हैं। और वो स्कैम हमने बहुत जगह भी सुने, हमने अयोध्या में भी सुना। तो जब तक ये मिसमैच, करप्शन और आपका इंटेंशंस क्लियर नहीं होगा, तब तक ये देश का भला ही नहीं होगा। आपको बाहर जाके सीखना पड़ेगा। अभी डेयरी प्रोडक्ट में आप बोलते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो आप करना क्या चाहते हो? आपको एक इंसिडेंट देख दो, आप पढ़ाइए कि डेयरी फैक्टर को 3 साल में एक छोटा सा कंट्री अफ्रीका का, दैट इज बुर्किना फासो, इब्राहिम तोरे ने उसका एग्रीकल्चर बंद नहीं करा, उसने बाहर से बैल मंगा के उसका ही ब्रीड इतना एनहांस कर दिया है। उसने बोला कि एग्रीकल्चर के लिए मैं पूरा सेपरेट ब्रांच रख रहा हूं। अभी आप गौशालाएं खोल रहे हो, गौशाला के अंदर स्कैम हो रहा है। इससे अच्छा है कि आप उसको हस्बेंड्री का एक इंडस्ट्री खोल दो और उसी को प्रमोट करो, इंडस्ट्री का स्टेटस देके आप उसको लोन देना शुरू करो, उसको उठाओ। तो मैं नहीं समझता हूँ, काफी कुछ सजेशंस भी आ रहे हैं लेकिन उनको मानना नहीं। और अभी जैसे अभी आपके एडवाइजर अमेरिकन और इंग्लैंड की कंपनी आ गई है, वो आपके देश में कितना भला करेंगे। वो 200 साल में उन्होंने हमारा जीडीपी 26 से लेके 0 करा दिया था, तो अब ये कंपनियां कितना हमारे फेवर में एडवाइस करेंगी वो देखने वाली बात रही। जी, तो अगर ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है इसका क्या असर पड़ेगा गिरीश भाई? डेयरी फार्मर्स पर कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा हमारे फार्मर्स को। सीधी सी बात है। आज आप देखिए, एक मोनोपोली आपकी है कि आपकी कैडबरी कंपनी है, आपकी पार्ले कंपनी है, ये इन लोगों की बहुत टाइम से मोनोपोली और इंडियन स्टैंडर्ड की कैटेगरी में देख के वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही, और क्योंकि हम लोगों की मानसिकता अभी भी गोरों के साथ इंक्लाइंड होती है, तो जैसे अमेरिका से आएगी, आज भी अगर कोई पैसेंजर अमेरिकन चॉकलेट लेके आता है तो देता है ऐसे जैसे दुनिया में सबसे अच्छी चॉकलेट हमको दे रहा है, और सब खाते भी हैं कि अरे ये तो अमेरिका से लेके आए। वो मानसिकता से अभी भी हम लोग बाहर नहीं आए 70 साल में। तो जो अमेरिका का प्रोडक्ट आएगा, आज भी आप देखिए तो अनऑफिशियल कैटेगरीज में मिस डिक्लेरेशन कस्टम्स में जो फॉरेन की आइटम आती है और आपको पान पार्लर्स में मिलती हैं, तो लोग उसको पहले प्रेफर करते हैं, अरे ये तो इंपोर्टेड चॉकलेट है, ये तो इंपोर्टेड केक है, ये इंपोर्टेड। तो जब तक मानसिकता हमारी बी इंडियन, बाय इंडियन, वोकल फॉर लोकल जो आप बोल रहे थे, उसका क्या हुआ? तो उनको अगर इंप्रूव करना है तो पहले तो आपको ऑफिसरों का ये लाइसेंस राज निकालना पड़ेगा। उनके ऊपर जो टेस्टिंग की कंडीशंस है उसको आप पनिश करना शुरू करोगे तब जाके, नहीं तो जो भी अधिकारी आता है, आप हर दिवाली के पहले देखते हो कि फसाई के आदमी चले जाते हैं, किसी की भी मिठाई उठा के उसको पेनलाइज कर देते हैं। तो पेनल्टी देने से वो उसकी क्वालिटी नहीं सुधर जाती है, ये एक लीगली सीधी सी समझने वाली बात। उसको पेनलाइज नहीं करना है, आपने उसको बंद कर देना है। तो वो हो नहीं रहा है। तो जब तक आप अपने आप को क्वालिटी कॉन्शियस नहीं बनाओगे, या मैं ये बोलूंगा कि मैं अपने लोकल गांव के मिठाई बनाने वाले से मैं मिठाई खरीदूंगा, तो अभी आप देख लीजिए कि आपने इंडिया को सिंक्रोनाइज कर दिया। अभी तो आपको गुजिया, गांठिया, भजिया सब आपको मल्टीनेशनल कंपनी का पैकेट मिल रहा है जो हम 3 महीना पुराना खाते हैं। लेकिन गांव में अगर 24 घंटा पुराना होगा तो हम उस दुकान वाले को भला बुरा बोलना शुरू करते हैं। तो हमारी पहले तो मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। वो कब होगी? जब आप एजुकेशन बढ़ाओगे। वो एजुकेशन बढ़ाने की आपकी तो कोई नियत दिख नहीं रही। आपने एजुकेशन में बजट का एक्सपेंस कम कर दिया है, गांव में स्कूल है नहीं। तो ये पूरा ढांचा आपको सुधारने के लिए आपको खुद को पहले अपनी मानसिकता सेट करनी पड़ेगी
और लास्ट में इतना बता दूं कि आपने जो फॉरेन की कंपनीज, ये डेलॉइट और सेंटोन को जो आपने बनाया है, उसकी जगह 120 कंट्री में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपनी सर्विस दे रहा है, जो वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टिंग सर्विसेज मानी जाती हैं। तो आपने अपने बच्चों से क्यों नहीं सलाह ली? लेकिन आपको वो नहीं करना है, क्योंकि आपको ऑब्लाइज करना है किसी भी हिसाब से नेतन्याहू को और ट्रंप को, और वो जैसे बोल रहे हैं ऐसे हम लोग करे जा रहे हैं। अब ये देश के कितने हित में है वो तो पढ़े लिखे समझें, या जो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज वाले जो घबरा के बोल नहीं रहे, उनको खुल के बोलना चाहिए कि ये सारा ट्रेड जो हमारे नुकसान करेगा। तो मैं समझता हूं हम लोग उसी सेक्टर पे आ रहे हैं कि जब जय जवान और जय किसान, इस देश को जब दो लोग रोड पे आ जाएंगे, किसान और जवान, तब जाके देश में कुछ आजादी का माहौल खड़ा होगा, ऐसा लगता है। जी राइट। आखिरी सवाल गिरीश भाई, आपको भी जाना है, आईटी सेक्टर पर असर क्या पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स हमारे आते हैं, ये फोन या लैपटॉप, क्या उस पर भी कुछ असर पड़ने वाला है इस डील से? नहीं, अभी देखिए, दो कंपनियां जो मैंने बोली हैं वो कम से कम 1.5 लाख बच्चे एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो आपने क्या करा कि आपकी कंपनीज को आपने आइडल कर दिया है। इन्फोसिस, विप्रो, ये सब तो है, वो चल रहे हैं आईटी सेक्टर में। तो जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था वो नहीं होगा, अभी यहां से बाहर जाएगा। अब उन्होंने अपनी वहां पे दुकानें बंद करके इंडिया में खोल दी और बोलेंगे कि हम इंडियंस को अपॉइंट करेंगे तो आप नौकरी तो दोगे। तो सामने आपके फॉरेन एक्सचेंज भी तो प्रेशर आएगा, क्योंकि अब आपका रुपया इंडिया में ही जनरेट होगा और ये लोग कमा के बाहर ले जाएंगे, आपका फॉरेन से पैसा नहीं आएगा। सीधा सिंपल सा गणित है। तो इसमें आपका एडवांटेज क्या हुआ? आप सर्विसेज तो दे रहे हो, और अभी आप उसको टैक्स रिलैक्सेशन भी दोगे, क्योंकि आपके टैक्स के सलाहकार भी वहीं से अमेरिका वाले हैं, वो क्यों देंगे? और आपके जितने भी एफटीआई चले गए उसका रीजन ये था कि आपका टैक्स का पॉलिसी ही गलत है। आपके लास्ट एफडीआई चले गए, उसमें बड़े नाम आप देखिए तो कैरियन एनर्जी था, वोडाफोन था, बेनरॉयड रिचर्ड्स था, बीवाईडी था, फोर्ड था, बैंक्स थी जैसे सिटी है, आरएएस है, ब्रुकलेज है, स्टैनली है, कैरन, ये सब क्यों चले गए? क्योंकि आपकी पॉलिसी ऐसी है कि आपने कमा लिया तो आप 15 साल पहले के भी आपके पीएनएल अकाउंट खोल के आप उनको पेनल्टी कर रहे हो। कई में आप केस हार भी गए इंटरनेशनल कोर्ट्स में। लेकिन ये जो रवैया जो है, पूरा जो मिसमैच आपने कर दिया है कि जो मैं कहता हूं वही सही है और मेरे को किसी से बात ही नहीं करनी है, जो मैं सोच रहा हूं वो कर रहा हूं, और आप अपने पर्सनल, आप देखिए थोड़ा सा लीक होता है और आपका सरेंडर होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे अगर अमेरिका हमको नचवाना चाहता है ऐसे हम नचेंगे, तो वही तो उसको चाहिए, क्योंकि एशिया खंड में उनको सारों ने हकाल दिया, अफ्रीका से उन लोगों को हकाल दिया, नामीबिया जैसे कंट्रीज ने हकाल दिया, नाइजीरिया जैसों ने उनको हकाल दिया। तो अब ये एक सॉफ्ट स्पॉट ढूंढ रहे हैं, जो सबसे बेहतर है कि हम इंडिया को ही कब्जे में ले लें, ताकि ईरान, रशिया, चाइना सारे उसमें जगह में जाके हम बैठेंगे। तो क्या हम एशिया का इजराइल होने जा रहे हैं? और फिर इजराइल का असर क्या हुआ है वो हम जानते हैं। तो हमारा डिप्लोमेटिक सोच 5 साल का है, या हम लोग 50 साल का सोचेंगे, जैसे चाइना और रशिया ने सोच के और आज वो वहां पहुंचे हैं जहां पे वो अमेरिका को आंख दिखा सकते हैं। तो हम अपने आप को विश्व गुरु बनाना वाकई में चाहते हैं, या सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट करके हम अपना विश्व गुरु बनेंगे और इलेक्शन जीतते जाएंगे? जी, जीतते जाएंगे। और नौकरियों पर भी असर पड़ेगा गिरीश भाई, रोजगार आईटी सेक्टर में? अभी आप देखिए 39,000 आपकी एसएमईज, एमएसएमईज बंद हो गई पिछले 5 साल में। 3 लाख तो लोग बेकार हो गए हैं। अब ये तो ऑन रिकॉर्ड है और लोकसभा में ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो आपकी 50,000 जो आपकी एमएसएमईज बंद हो गई, वो क्यों हो गई? क्योंकि आपका जीएसटी का एप्लीकेशन भी गलत था। फिर आपने क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी एक खोली थी कि भाई जिस भी छोटे प्लेयर के पास वेंचर कैपिटल के लिए एडवांस देने के लिए नहीं होगा, उसकी गारंटी गवर्नमेंट देगी। उसका क्या हुआ? अभी वो बोलते हैं कि इट इज इन प्रोसेस। पार्लियामेंट में जवाब दिया तो अभी आप 5 साल से उसको अगर प्रोसेस में ही कर रहे हो, तो क्रेडिट गारंटी स्कीम ही आपकी नहीं चल रही है, तो कौन सा छोटा आदमी हिम्मत करेगा फैक्ट्री डालने की? और फिर वही होता है, क्योंकि आपने पीएलआई स्कीम बना दी, फिर आपने एक इसमें जो क्रेडिट गारंटी में एक रूल बनाया था कि अगर बड़ी कंपनी एमएसएमई से माल लेती है तो 45 दिन में उसको पेमेंट कर देना चाहिए। अब उसमें 2 दिक्कतें होती थी कि वो छोटी कंपनी जैसे जीएसटी में फॉर्म भरती थी एप्लीकेशन, तो उसका डिटेल्स दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाता था। उसकी वजह से सूरत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ गया। और फिर वो 45 दिन पेमेंट नहीं होगा तो आपको पेनल्टी होती है। तो सब बड़ी कंपनियों ने ये किया कि अपने ही भांजे भतीजों को फैक्ट्री खुलवा दी। वो कोई कंप्लेन नहीं करते थे, वो इंटरनल एग्रीमेंट करके माल देते थे। तो उसमें जो जीनियन छोटे प्लेयर थे, वो 39,000 की दुकान बंद हो गई। तो हम लोग जो पॉलिसियां बना रहे हैं उसमें हम अगर रिपरकेशन नहीं सोचेंगे, हम एक्सपर्ट व्यू नहीं लेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं किसी भी सेक्टर में आपने ऐसा कुछ कर दिया। तो मैं समझता डेयरी और एग्रीकल्चर को ज्यादा उम्मीद रखे के बगैर उनको अपना ही रास्ता निकालने के लिए अपने एजिटेशन करने पड़ेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भाई आपका, आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच।